बुक बाइट सेंटर, जहां हर किताब बनती है जिंदगी बदलने वाली सीख। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो कम समय में बड़ी बड़ी किताबों की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट सेलर और मोटिवेशनल किताबों की शॉर्ट पावरफुल समरीज, लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स और प्रैक्टिकल लेसन्स, वो भी हिंदी में। हेलो दोस्तों, अध्याय 1, भावनात्मक मस्तिष्क, द इमोशनल ब्रेन। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कह दिया जिसे बाद में पछताना पड़ा, या कभी कोई फैसला सिर्फ डर के कारण छोड़ दिया? तो आपको जानना होगा कि कैसे आपका इमोशनल ब्रेन आपके जीवन को नियंत्रित करता है। लेखक बताते हैं कि इंसान के मस्तिष्क में दो प्रमुख हिस्से हैं, रैशनल माइंड, तर्क संगत, और इमोशनल माइंड, भावनात्मक। जब हम किसी भावनात्मक स्थिति में होते हैं तो अमिगडाला नाम का भाग तुरंत सक्रिय हो जाता है और प्रतिक्रिया करता है, बिना सोच समझे। उदाहरण, कोई डरावनी खबर आते ही शरीर कांपने लगता है। ये सब इमोशनल ब्रेन की फुर्तीला प्रतिक्रिया है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने भावनात्मक हिस्से को पहचानना और समझना सीख जाएं, तो हम हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अध्याय से सीख: पहले महसूस करो, फिर सोचो और फिर निर्णय लो। भावनाएं गलत नहीं हैं, उन्हें पहचानना और संभालना सीखो। अध्याय 2, भावना बनाम बुद्धि, जब दिल और दिमाग टकराते हैं। When smart is dumb, कभी कभी बहुत बुद्धिमान लोग भी ऐसे गलत फैसले क्यों लेते हैं जिनसे सब हैरान रह जाते हैं। क्या IQ ही सब कुछ है? इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्यों भावनाएं हमारी बुद्धि से टकराकर हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मुख्य कंटेंट, कहानी और विश्लेषण। लेखक डैनियल गोलेमैन हमें एक उदाहरण देते हैं। एक बेहद बुद्धिमान छात्र जिसने स्कूल और कॉलेज में टॉप किया, लेकिन जब असल जिंदगी में नौकरी और रिश्तों की बात आई तो वह बार बार असफल रहा। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाओं पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। लेखक बताते हैं कि बुद्धिमत्ता, IQ, आपकी सोचने समझने की क्षमता को दर्शाती है, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ, यह तय करती है कि आप अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे संभालते हैं। वैज्ञानिक पहलू, आसान भाषा में समझाया गया। जब हम भावनात्मक हो जाते हैं तो हमारा रैशनल ब्रेन यानी समझदारी वाला दिमाग धीमा हो जाता है, और तब इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला कंट्रोल ले लेता है, जो ज्यादातर डर, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से जुड़ा होता है। यही कारण है कि बहुत होशियार लोग भी गलत फैसले ले लेते हैं अगर वे अपनी भावनाओं को नहीं समझते। सीख: इस अध्याय से क्या सीखें? 1, बुद्धि जरूरी है, लेकिन भावनाएं ज्यादा असर डालती हैं। 2, सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, इमोशनली स्मार्ट होना भी जरूरी है। 3, जो इंसान गुस्से, डर, दुख और ईर्ष्या को समझना और संभालना सीखता है, वही असल जिंदगी में सफल होता है। अध्याय 3, जब भावना मस्तिष्क को हाईजैक कर लेती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने गुस्से या डर में कोई ऐसा काम कर दिया जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे? ऐसे समय में हम नहीं सोचते, सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मुख्य समझ, आसान भाषा में। लेखक बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक भाग होता है, अमिगडाला। ये एक पुराना और शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ा है। जब भी हमें खतरे, तनाव, अपमान या डर का एहसास होता है, अमिगडाला तुरंत एक्टिव हो जाता है और बिना सोच विचार किए प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। इसे ही कहा जाता है इमोशनल हाईजैक। मतलब, आपकी सोचने की क्षमता पर आपकी भावनाओं ने कब्जा कर लिया। सच्ची घटनाएं और उदाहरण। एक आदमी जो सड़क पर किसी और की गलती पर इतना गुस्सा हो गया कि उसने हिंसा कर दी, बाद में पछताया। या एक बच्चा जो टेस्ट में फेल हुआ और डर के कारण घर से भाग गया। इन सब में कॉमन बात है, भावना ने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। डैनियल गोलमैन क्या कहते हैं? लेखक बताते हैं कि भावनात्मक हाईजैक तब होता है जब हमारा मस्तिष्क पुराने तरीकों से काम करता है, बिना तर्क, बिना सोच। ऐसे समय में इंसान को बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसने इमोशनल ब्रेन के कहने पर काम किया होता है, रैशनल ब्रेन के नहीं। कैसे रोकें इस इमोशनल हाईजैक को?
पॉज करें। किसी भी भावनात्मक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। डीप ब्रीदिंग करें। सांस पर नियंत्रण दिमाग पर नियंत्रण लाता है। सेल्फ टॉक करें। खुद से कहें, अभी शांत रहो, सोचो, फिर बोलो। प्रैक्टिस करें। जैसे शरीर की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही दिमाग की भी हो सकती है। अध्याय का सार। सफल इंसान वो नहीं जो कभी गुस्सा न करे, बल्कि वो है जो गुस्से में खुद को भी संभालना जानता हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक अहम हिस्सा है भावनाओं को समय पर पहचानना और खुद को संभालना। अध्याय 4, खुद की भावनाओं को पहचानना। नोइंग वन्स इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग दिन भर में क्या महसूस कर रहे हैं, इसका खुद उन्हें भी पता नहीं होता, और यही अनजानी भावना धीरे धीरे तनाव, पछतावे और गलत फैसलों का कारण बनती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस यानी भावनात्मक आत्मचेतना क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मुख्य बात सरल भाषा में। लेखक डैनियल गोलेमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है अपनी ही भावनाओं को पहचानना, समझना और स्वीकार करना। ज्यादातर लोग दिन भर गुस्सा, जलन, निराशा या तनाव महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वे उस भावना के शिकार हो चुके हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप इस बात को पहचान पाते हैं कि अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों उस भावना में हैं, और वह भावना आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है। उदाहरण, आप ऑफिस में चुप हैं, घर आकर गुस्सा करते हैं, लेकिन वजह क्या थी? जब तक आपको अपनी भावना की जड़ नहीं पता होगी, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। भावना की गहराई को पहचानना क्यों जरूरी है? जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, वो कम पछताते हैं। वे ज्यादा शांत, सोच समझकर निर्णय लेने वाले और सफल होते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाएं भी आसानी से समझ आती हैं। कैसे बढ़ाएं सेल्फ अवेयरनेस? जर्नल लिखें, इमोशन डायरी। दिन भर क्या महसूस किया, क्यों किया, यह लिखना शुरू करें। पॉज करें और ऑब्जर्व करें। कोई भी भावना आते ही खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, इससे मन और भावनाएं धीरे धीरे स्पष्ट होती हैं। इमोशन वर्ड्स सीखें। सिर्फ गुस्सा या दुखी कहना काफी नहीं, जानें निराशा, हताशा, जलन, घबराहट, बेचैनी जैसी असली भावनाएं क्या हैं। अध्याय की सीख। जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं पहचानते, वे आपको चलाती रहेंगी और आप उन्हें अपनी किस्मत समझते रहेंगे। जो इंसान खुद को जानता है, वह ही दूसरों को भी समझ सकता है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत, खुद की भावनाओं से जुड़ाव। अध्याय 5, भावनाओं पर नियंत्रण, असली बुद्धिमानी, द मास्टर एप्टीट्यूड, मैनेजिंग इमोशंस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से संभालना जानें? गुस्सा, डर, निराशा या ईर्ष्या, ये सब खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन इन पर नियंत्रण पाना ही असली समझदारी है। मुख्य विचार सरल भाषा में। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि भावनाओं को कंट्रोल करना इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे जरूरी कौशल है। ये सिर्फ भावनाएं दबाने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर शांत रूप से जवाब देना ही असली ईक्यू है। भावनाएं कब और कैसे कंट्रोल से बाहर जाती हैं? जब कोई अपमान करता है तो गुस्सा अचानक बढ़ता है। जब कोई सपना टूटता है तो निराशा आपको निगलने लगती है। जब कोई कंपैरिजन करता है तो ईर्ष्या आपको खोखला कर देती है। अगर ऐसे समय में हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, तो हम अपने भावनात्मक मस्तिष्क अमिगडाला के गुलाम बन जाते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब क्या है? खुद को शांत करना, नकारात्मक भावना से उबरना, अंदर के तूफान को बाहर फूटने से पहले संभाल लेना। लेखक कहते हैं, जो खुद को संभाल सकता है, वही दुनिया को जीत सकता है। कैसे सीखें ये कला? भावना को नाम दें। जैसे ही कोई भावना उठे, उसे पहचानें। मैं गुस्से में हूं, मैं डर महसूस कर रहा हूं। विचारों को रोकने का अभ्यास करें। अपने मन को कहें, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ देखूंगा और समझूंगा। एक्सप्रेशन के तरीके बदलें। गुस्से को हिंसा में नहीं, शब्दों में सम्मानपूर्वक कहें, मुझे अच्छा नहीं लगा। माफ करना सीखें।
गुस्सा तब तक रहता है जब तक हम माफ नहीं करते। ये खुद को मुक्त करने का तरीका है। प्रेरणादायक विचार। फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, लेट देम कम एंड गो। भावनाएं सिर्फ मेहमान हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन पर घर न बनने दें। अध्याय का सार। भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन बिना सोचे प्रतिक्रिया देना आत्मनियंत्रण की कमी है। जिसने गुस्से में खुद को रोका, डर में आगे कदम रखा और नफरत में भी प्रेम दिखाया, वही सच्चा बुद्धिमान है। अध्याय 6। खुद को प्रेरित करना। भीतर से जलने वाली आग। द मोटिवेटिंग पावर ऑफ इमोशंस। कुछ लोग हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं, बिना रुके, बिना थके। आखिर वो कौन सी ताकत है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? इस अध्याय में हम जानेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हमारी आंतरिक प्रेरणा को जगा सकती है, बिना बाहरी इनाम या तारीफ के। मुख्य विचार। मोटिवेशन क्या है? डैनियल गोलमैन बताते हैं कि सच्ची प्रेरणा बाहरी नहीं, अंदर से आती है। यह वही ताकत है जो हमें लक्ष्य तय करने, लगातार प्रयास करने और असफलता के बाद भी उठकर चलने की शक्ति देती है। इस प्रेरणा को कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इमोशन और मोटिवेशन का संबंध। भावनाएं सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि वो हमारे काम करने की ऊर्जा का स्रोत भी होती हैं। उत्साह हमें आगे बढ़ाता है, आशा हमें कोशिश करते रहने देती है, समर्पण हमें मुश्किलों में भी थामे रखता है। लेखक कहते हैं, जो लोग अपनी भावनाओं को लक्ष्य की ओर केंद्रित करना जानते हैं, वे ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और सफल होते हैं। प्रेरणा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है? पढ़ाई में वही बच्चा बेहतर करता है जो जिज्ञासु है, न कि जिसे सिर्फ नंबर चाहिए। नौकरी में वह कर्मचारी चमकता है जो अंदर से प्रेरित है, न कि सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है। रिश्तों में जो अपने इमोशंस को समझकर काम करता है, वही रिश्ते निभा पाता है। कैसे जगाए भीतर की प्रेरणा? लक्ष्य लिखें और भावनाओं से जोड़ें। मैं फिट रहना चाहता हूं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, छोटे छोटे कदमों की तारीफ करें खुद से। असफलता को लर्निंग मानें। प्रेरित लोग हार को अंत नहीं, अगला सबक मानते हैं। क्यों को गहराई से समझें। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका जवाब आपको रोज मोटिवेट करेगा। अध्याय की सीख। बिना प्रेरणा के ज्ञान भी बेकार है और बिना भावना के लक्ष्य भी खोखले हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं ही हमारे सबसे बड़े ड्राइविंग फोर्स हैं, बस उन्हें सही दिशा देनी होती है। अध्याय 7। दूसरों की भावनाओं को समझना। सहानुभूति, एम्पैथी, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स। कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कि वो दुखी है? या कभी किसी की आंखें देखकर ही आप समझ गए कि कुछ गड़बड़ है? अगर हां, तो आपने एम्पैथी यानी सहानुभूति को महसूस किया है। मुख्य विचार। एम्पैथी क्या है? डैनियल गोलमैन बताते हैं कि एम्पैथी का मतलब सिर्फ दूसरों के दुख को महसूस करना नहीं है, बल्कि उनकी भावनाओं को बिना कहे समझ लेना है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का एक ऐसा पहलू है जो हमें बेहतर इंसान और बेहतर लीडर बनाता है। एम्पैथी की ताकत कहां और कैसे काम करती है? 1। रिश्तों में जब हम किसी की तकलीफ को समझते हैं तो रिश्ता गहरा होता है। उदाहरण, मां को बिना कहे समझ आ जाता है कि बच्चा परेशान है। वर्क प्लेस में एक लीडर जो अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझता है, वही बेहतर टीम बना पाता है। सेवा क्षेत्र, डॉक्टरी, काउंसलिंग में मरीज, छात्र या क्लाइंट को सबसे पहले यह महसूस होना चाहिए कि आप मेरी भावनाओं को समझते हैं। एम्पैथी कैसे काम करता है? विज्ञान की नज़र से। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये हमें दूसरों की भावनाओं को कॉपी करके महसूस करने की क्षमता देते हैं। जब कोई रोता है तो आपको भी उदासी महसूस होती है। ये मिरर न्यूरॉन्स का असर है। एम्पैथी को कैसे विकसित करें? 1। सुने, बस सुने, बीच में ना बोलें, सिर्फ शब्द नहीं, टोन और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें। 2। ध्यान दें, सामने वाले की आंखों, चेहरे और भावों को पढ़ें। कई बार लोग शब्दों में नहीं, भावों में अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं। 3। अपने अंदर झांकें। जब आप खुद की भावनाएं समझने लगते हैं
तब आप दूसरों की भी आसानी से समझ पाते हैं। 4. अगर मैं उसकी जगह होता, सोचें, यही एम्पैथी का असली सूत्र है। अध्याय का सार। दूसरों की भावनाओं को समझने वाला इंसान दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। एम्पैथी हमें जोड़ती है, दिल से, रिश्तों से और इंसानियत से। इमोशनली इंटेलिजेंट होना मतलब सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी महसूस करना। अध्याय 8, सामाजिक कौशल, रिश्तों की कला सीखो। द आर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स, सोशल स्किल्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर जगह फिट हो जाते हैं, चाहे वह ऑफिस हो, परिवार हो या दोस्ती। ऐसे लोग सिर्फ बातों के धनी नहीं होते, बल्कि उनकी एक छिपी हुई ताकत होती है, सोशल स्किल्स यानी सामाजिक बुद्धिमत्ता। मुख्य विचार, सोशल स्किल्स क्या है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, सोशल स्किल्स सिर्फ बातें करना नहीं है, यह दूसरों के साथ जुड़ने, सहयोग करने और प्रभावी संवाद करने की कला है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ऐसा हिस्सा है जो तय करता है कि आप लोगों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और उन्हें निभाते कैसे हैं। सोशल स्किल्स किन किन जगहों पर असर डालती है? 1. ऑफिस में एक मैनेजर जो टीम की बात सुनता है, उन्हें प्रेरित करता है और टकराव को शांति से सुलझाता है, वो लीडर बनता है। 2. रिश्तों में जो इंसान सहानुभूति और समझ के साथ संवाद करता है, उसके रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्ती या समाज में जिनकी बातचीत में संवेदना होती है, वे जल्दी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। सोशल स्किल्स का दिमागी आधार। सोशल स्किल्स का सीधा संबंध होता है सेल्फ अवेयरनेस से, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, एम्पैथी से, दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं, और इम्पल्स कंट्रोल से, मैं कैसे प्रतिक्रिया देता हूं। जब ये सब EQ के हिस्से मिलते हैं, तभी बनती है एक प्रभावशाली, सामाजिक रूप से समझदार शख्सियत। सोशल स्किल्स को कैसे मजबूत बनाएं? सुनना सीखें। बातचीत का सबसे ताकतवर हिस्सा है धैर्य से सुनना। फीडबैक देना और लेना सीखें। आलोचना को व्यक्तिगत न लें और दूसरों को भी आदर से सुधार दें। भावनाओं के साथ संवाद करें, सिर्फ तथ्यों की नहीं, भावनाओं की भी भाषा बोलें। मुझे दुख हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। कॉन्फ्लिक्ट्स को शांतिपूर्वक सुलझाएं, टकराव में जीतने की नहीं, समझदारी की कोशिश करें। अध्याय की सीख। सोशल स्किल्स इंसान को अकेले से समुदाय तक ले जाती है और यही असली सफलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि ज्ञान और भावना को जोड़कर हम रिश्तों को भी एक कला की तरह जी सकते हैं। अध्याय 9, बचपन में भावनात्मक शिक्षा, असली जीवन की तैयारी। इमोशनल इंटेलिजेंस इन चाइल्डहुड, बिल्डिंग द राइट फाउंडेशन। बच्चों को गिनती, विज्ञान और अंग्रेजी सिखाना जरूरी है, लेकिन क्या हमने कभी सिखाया कि गुस्से को कैसे संभालें या किसी के रोने पर क्या प्रतिक्रिया दें? अगर नहीं, तो यही कारण है कि दुनिया में डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन समझदार इंसान बहुत कम हैं। मुख्य विचार, भावनात्मक शिक्षा क्यों जरूरी है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, बचपन वो समय है जब EQ की नींव डाली जाती है। यही वो उम्र है जब बच्चा सीखता है कैसे महसूस करना है, कैसे प्रतिक्रिया देना है और कैसे रिश्ते निभाने हैं। यानी बचपन में जो भावनात्मक शिक्षा मिलेगी, वही बड़े होकर व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। बचपन में क्या क्या सिखाना जरूरी है? अपनी भावनाओं को पहचानना, जैसे मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं नाराज हूं। दूसरों की भावनाओं को समझना, एम्पैथी, जैसे उसका दिल दुखा होगा, उसने मदद मांगी थी। भावनाओं को नियंत्रित करना, जैसे मैं गुस्से में हूं, लेकिन किसी को मारना सही नहीं। मिलकर काम करना और संवाद करना, चलो साथ खेलते हैं, तुम क्या सोचते हो? वैज्ञानिक पहलू, मस्तिष्क की बढ़ती उम्र। लेखक बताते हैं कि बच्चों का दिमाग, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, तेजी से विकसित हो रहा होता है। यही वो समय होता है जब भावनाओं से जुड़ी समझ जड़ पकड़ती है। इसलिए अगर बचपन में EQ पर काम किया जाए, तो बच्चा जिंदगी भर भावनात्मक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से बुद्धिमान बनता है। बच्चों को EQ सिखाने के तरीके। 1. भावनात्मक शब्द सिखाना। तुम नाराज हो? क्या तुम दुखी हो?
तुम्हें कैसा लग रहा है? बच्चों को ईक्यू सिखाने के तरीके। 1. भावनात्मक शब्द सिखाना। तुम नाराज हो? क्या तुम दुखी हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? रोल प्ले और कहानियां सुनाना। नैतिक कहानियों से एम्पैथी और सहनशीलता आती है। खुद उदाहरण बने। जब बड़े खुद शांत, सहानुभूति वाले और जिम्मेदार होते हैं, बच्चा खुद सीखता है। भावनाओं को वैलिड करना। रोना गलत नहीं है, डर लगना सामान्य है। ये बातें बच्चे को सुरक्षित महसूस कराती हैं। अध्याय की सीख। जो बच्चा अपनी भावनाओं को संभालना सीख गया, वह भविष्य में किसी भी चुनौती को संभाल सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शुरुआत स्कूलों और घरों से होनी चाहिए, क्योंकि आईक्यू से कैरियर बनता है, लेकिन ईक्यू से जिंदगी संवरती है। अध्याय 10। ईक्यू और सफलता। असली अंतर पैदा करने वाली शक्ति। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सक्सेस। क्या आपने कभी देखा है कि कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी में ज्यादा सफल हो जाते हैं और बहुत से टॉपर लोग सामान्य जिंदगी ही जीते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, आपकी सफलता की सबसे छुपी हुई लेकिन सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। मुख्य विचार। ईक्यू क्यों जरूरी है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू ही तय करता है कि आप उस नौकरी में कितना आगे जाएंगे। यानी आईक्यू एंट्री टिकट है और ईक्यू लंबी रेस का घोड़ा। अध्याय 10। ईक्यू और सफलता। असली अंतर पैदा करने वाली शक्ति। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सक्सेस। क्या आपने कभी देखा है कि कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी में ज्यादा सफल हो जाते हैं और बहुत से टॉपर लोग सामान्य जिंदगी ही जीते हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू, आपकी सफलता की सबसे छुपी हुई लेकिन सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। मुख्य विचार। ईक्यू क्यों जरूरी है? डेनियल गोलमैन कहते हैं, आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू ही तय करता है कि आप उस नौकरी में कितना आगे जाएंगे। यानी आईक्यू एंट्री टिकट है और ईक्यू लंबी रेस का घोड़ा। ईक्यू सफलता के किन क्षेत्रों में फर्क डालता है? वर्क प्लेस में वो व्यक्ति जो गुस्से, तनाव और टकराव को संभालना जानता है, वही टीम लीडर, मैनेजर या सीईओ बनता है। बिजनेस में कस्टमर की जरूरत, टीम की भावना और जोखिम की समझ ईक्यू के बिना अधूरी है। रिश्तों में पार्टनर की भावनाओं को समझना, माफ करना, मिलकर चलना ईक्यू के बिना मुश्किल है। नेतृत्व में एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को समझता है, प्रेरित करता है और कठिन समय में साथ खड़ा रहता है। अनुसंधान क्या कहते हैं? कई शोधों में पाया गया है कि काम की सफलता का 80% हिस्सा ईक्यू से तय होता है, न कि आईक्यू से। हाई ईक्यू वाले लोग ज्यादा तनाव मुक्त, सहयोगी और नवाचारी होते हैं। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रोफेशनल एक्सीलेंस प्लस पर्सनल हैप्पीनेस। ईक्यू को सफलता में कैसे बदलें? सेल्फ अवेयरनेस रखें, अपनी भावनाओं को पहचानें ताकि आप फालतू गुस्से या डर से न बहकें। इम्पल्स कंट्रोल, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें, यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। एम्पैथी दिखाएं, दूसरों की जगह खड़े होकर सोचें, इससे आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बात कहने से ज्यादा जरूरी है कैसे कही जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समस्या से भागे नहीं, संवाद से हल निकालें। अध्याय की सीख। आईक्यू आपको शुरुआत देता है, ईक्यू आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज की दुनिया सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से समझदार लोगों को चाहती है, क्योंकि मशीनें सोच सकती हैं, लेकिन महसूस सिर्फ इंसान कर सकता है। अध्याय 11। भावनात्मक साक्षरता। ईक्यू को स्कूलों और समाज में शामिल करना। मैनेजिंग विद हार्ट। इमोशनल लिटरेसी इन स्कूल्स एंड सोसाइटी। क्या हम बच्चों को सिर्फ मैथ्स और साइंस सिखाकर उन्हें जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम उन्हें गुस्से, डर, तनाव और रिश्तों को संभालना भी सिखा रहे हैं? इस अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी, आज के समय की सबसे जरूरी शिक्षा है। भावनात्मक साक्षरता का मतलब क्या है? डेनियल गोलेमैन बताते हैं कि इमोशनल लिटरेसी यानी यह सीखना कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानें, समझें और सम्मान दें। इसमें शामिल हैं
आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, सहानुभूति, एम्पैथी, संबंध कौशल, रिलेशनशिप स्किल्स। स्कूलों में इसकी जरूरत क्यों है? आज के बच्चे तनाव, बुलिंग, अकेलेपन और क्रोध का सामना बहुत जल्दी करने लगते हैं, लेकिन स्कूलों में उन्हें इन्हें संभालना सिखाया ही नहीं जाता। गोलेमैन कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना उन्हें सिर्फ अच्छे विद्यार्थी ही नहीं, अच्छे इंसान भी बनाएगा। विश्व स्तर पर सफल प्रोग्राम्स के उदाहरण। लेखक ने दुनिया भर के कुछ स्कूलों में चल रहे EQ बेस्ड प्रोग्राम्स का जिक्र किया है। सेल्फ साइंस प्रोग्राम, USA। बच्चे खुद की भावनाएं पहचानना और व्यक्त करना सीखते हैं। पाथ हेस प्रोग्राम, बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी कठिन परिस्थिति में शांत कैसे रहें और समस्या कैसे हल करें। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, SEL। आज कई देशों में यह एक मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली बन चुकी है। भावनात्मक शिक्षा के फायदे। पढ़ाई में सुधार, व्यवहार में अनुशासन, तनाव में कमी, बेहतर सामाजिक रिश्ते, आत्मसम्मान में वृद्धि। हम क्या कर सकते हैं? 1. माता पिता और शिक्षक दोनों को EQ की ट्रेनिंग दी जाए। 2. स्कूलों में भावनात्मक शिक्षा को एक विषय की तरह शामिल किया जाए। 3. बच्चों को खुद की भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने की आज़ादी दी जाए। अध्याय की सीख। जब हम बच्चों को उनकी भावनाएं संभालना सिखाते हैं, तो हम उन्हें जिंदगी में सफल और संतुलित बनने का सबसे बड़ा उपहार देते हैं। IQ तो आगे बढ़ने का साधन है, लेकिन EQ एक मजबूत समाज का निर्माण करता है। अध्याय 12। एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता से भरी दुनिया, द फ्यूचर टुवर्ड्स एन इमोशनली इंटेलिजेंट सोसाइटी। अगर पूरी दुनिया EQ को अपनाए, तो क्या अपराध कम होंगे? क्या रिश्ते बेहतर होंगे? क्या बच्चे और बड़े दोनों ज्यादा खुश रहेंगे? इस अध्याय में लेखक एक ऐसा भविष्य दिखाते हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस ही जीवन की दिशा तय करती है। भविष्य की कल्पना, EQ आधारित समाज कैसा होगा? डैनियल गोलेमैन कहते हैं कि जब हम एक व्यक्ति को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाते हैं, तो हम सिर्फ उसकी नहीं, पूरी मानवता की दिशा बदलते हैं। EQ की ताकत से हम ऐसा समाज बना सकते हैं जहां लोग खुद को और दूसरों को समझें और क्रोध, नफरत, हिंसा की जगह सहानुभूति, समझदारी और शांति हो। समाज में EQ का प्रभाव, कुछ बदलाव जो हो सकते हैं। 1. कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार, ऑफिस में बेहतर टीम वर्क, कम तनाव, ज्यादा प्रोडक्टिविटी। 2. रिश्तों में मजबूती, पार्टनर एक दूसरे को सुनते, समझते और सम्मान देते हैं। राजनीति और निर्णयों में संवेदना, लीडर्स जो जनता की भावनाओं से जुड़े और निर्णयों में इंसानियत दिखाएं। 4. बच्चों की परवरिश में क्रांति, अभिभावक जो बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें समझें, ना कि सिर्फ डांटें। लेखक का संदेश। गोलमैन कहते हैं, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना। यह बदलाव स्कूलों, घरों, कंपनियों और समाज में एक साथ शुरू होगा। वीडियो के लिए क्लाइमेक्स स्क्रिप्ट। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बच्चे बिना डर के स्कूल जाएं, जहां पति पत्नी एक दूसरे को सुने, जहां लीडर्स में करुणा हो, जहां हर कोई खुद की भावना समझे और दूसरों की इज्जत करे। ऐसी दुनिया बनाना सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि जरूरी है। अध्याय और किताब का अंतिम सारांश। IQ आपको नौकरी दिलाता है, लेकिन EQ आपको जिंदगी में खुश और सफल बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, ये सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है और हर उम्र में विकसित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में EQ बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, I choose EQ। पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को समझने लगते हैं।